हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं विवाह के नियम के ऊपर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बंधुत्व और जाति के संबंध में बात कर लिए थे और उनके संबंधों के ऊपर विस्तार से बात किया था। आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि जब हमारे समाज के अंदर पितृवंशीय व्यवस्था की बात की जाती है, अर्थात पिता के वंश को बहुत ही बड़े स्केल पर स्थापित करने की जब बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का क्या दशा था, महिलाओं के साथ होने वाले विवाह के किस किस प्रकार के नियमों को अपनाया गया और महिलाओं को यहाँ पर कौन कौन से अधिकार दिए गए, उनके विवाह के नियम में कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाया गया। आइए आज इसी टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। तो हमारे इस टॉपिक में कहता है, सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि महिलाओं का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये कह रहा है ना कि पिता की संपत्ति पर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो महिला है इनके पास पैतृक अधिकार नहीं हुआ करते थे और पिता की संपत्ति पर इनका अधिकार नहीं है। मतलब ये हुआ कि पिता की संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, तो बड़े बेटे का होगा। इसको स्थापित किया गया और ये बड़े बेटे का जो सिद्धांत है कि बड़े बेटे का ही इसके ऊपर पावर होगा या राजा का शक्ति होगा, अधिकार होगा, इसी को हम कहते हैं पितृवंशीय कहते हैं। पितृवंशीय, इसी वंश के सिद्धांत को हमने 6th BCE के टाइम में दोबारा से स्थापित करने का काम किया, पुनः स्थापित किया गया है इस समय। किसको? पितृवंशीयता के सिद्धांत को। ये क्या होता है, तो अधिकार अर्थात पिता की संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो बड़े बेटे का होता है, इसको स्थापित किया गया था। इसके साथ आगे चलते हैं तो महिलाओं का विवाह कर दिया गया ताकि महिलाओं के पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार हो ही ना। जरा सोचो तुम ही, यदि महिला हमारे घर में ही रहेगी और वो अपने साथ अपने भाई बहनों के साथ रहेगी तो संभावना है कि उनको भी यहाँ के प्रॉपर्टी में, अपने जायदाद में अधिकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे समाज की प्रथा मानी जाती है कहीं ना कहीं पर आज के समय में। लेकिन प्राचीन टाइम में ऐसी नहीं थी, इसीलिए महिलाओं को विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह भी कहाँ किया गया, तो वो कहा किया गया इनको गोत्र से बाहर। अब ये गोत्र का मतलब क्या होता है, जब बात करते हैं गोत्र के बारे में, तो गोत्र का मतलब ही होता है एक ऐसी व्यवस्था या फिर कह सकते हैं एक ऐसा सिद्धांत जिसमें महिलाओं को या पुरुषों की जब शादी विवाह होती थी तो उनको एक ही प्रकार के जाति और उन्हीं जातियों के संबंधों के अंदर यदि विवाह संपन्न किए जाते हैं तो वो एक गोत्र के माने जाते थे। तो गोत्र मतलब यह हुआ कि एक ही प्रकार के जाति, धर्म और वंश से संबंधित जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा जो वंशीय पद्धति होती है उसी को हम कहते हैं गोत्र। अब इस प्रकार के गोत्र का जो निर्धारण किया गया, मतलब जो हमने फिक्स किया कि ये गोत्र कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस गोत्र का जो निर्धारण किया गया वह ऋषि मुनियों के आधार पर किया गया। यह ऋषि मुनियों के आधार पर गोत्र का निर्धारण कर दिया गया। तो इस समय महिलाओं का विवाह गोत्र से बाहर होते थे, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं। मतलब हमारे समाज से बाहर होने वाले विवाह को बहिर्विवाह कहते थे। इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया विवाह। तो विवाह अधिक किया जा रहा है, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि विवाह के माध्यम से महिलाओं को यहाँ के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक महिला ऐसी भी है जिन्हें इस प्रकार के अधिकार के अंदर रखा जाता है। वो कौन सी थी, तो वो थी प्रभावती गुप्त थी। कौन सी थी वो? प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त को यहाँ पर महिलाओं में ही पिता की संपत्ति पर अधिकार दिए गए थे और प्रभावती गुप्त की शादी बाकटक परिवार में मध्य इंडिया के क्षेत्र में बड़े स्केल पर किया गया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कहता है कि इसमें विवाह
उचित समय और उचित व्यक्ति से किया जाता था। मतलब कि यदि किसी के साथ उनकी शादी होने वाली है तो हम एक मुहूर्त को देख करके, हम कहते हैं ना कि पंडित जी से पूछते हैं कि कब मुहूर्त निकलने वाला है शादी होने का, तो यही कहा गया कि यहाँ पर उचित समय को देख करके होता है और उचित व्यक्ति, मतलब कि वो व्यक्ति उसके योग्य है या नहीं है। इसीलिए प्राचीन टाइम में होने वाले शादी विवाह को हम स्वयंवर के आधार पर स्थापित किया करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो विवाह किया गया वो उचित समय और उचित व्यक्ति से विवाह किए जाते थे। जब विवाह होता है तो सबसे बड़ा इसमें जो दान दिया जाता है उसे कहते हैं कन्यादान। और जो कन्यादान होता है वह पिता का एक धार्मिक कर्तव्य होता है। किस प्रकार का कर्तव्य होता है? तो वो होता है धार्मिक कर्तव्य होता है। किसका? पिता का। और पिता क्या करेगा? तो वह कन्या दान करता था। ठीक है यहाँ तक। इसमें आगे कहा गया कि जब इस समय की यदि हम बात करते हैं, कन्यादान पिता के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो समाज था अभी समय मतलब 6th सेंचुरी के टाइम में हमारा जो समाज था वो अब काफी बड़े लेवल पर, जैसे कहते हैं ना कि अब एक समाज दूसरे समाज से मिलना जुलना चालू कर दिया था। मतलब कि संचार प्रणाली, आवागमन, लोगों के बीच में तालमेल अब ये बढ़ रहे थे। जब ये तालमेल बढ़ता है तो इसके कारण समाज के अंदर दूसरे वर्ग के लोग भी आके मिलते हैं और दूसरे जगह पर हम भी जाते हैं। तो समाज के अंदर क्या होता है? मिश्रण होता है। दो समाज एक साथ मिलते हैं, दो समाजों का एक साथ मिलने से समाज में लेन देन होता है, बदलाव होते हैं। इस प्रकार के बदलावों को रोकने के लिए ही ब्राह्मणों के द्वारा समाज पर विस्तृत आचार संहिता लागू किया गया। आचार संहिता, ये आचार संहिता क्या होती है? जिसे हम कहते हैं ना सिविल कोड लागू कर देना। मतलब कि अब एक ही प्रकार के लोगों को यह अधिकार मिलेगा, दूसरे लोगों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर समाज के अंदर बाहरी लोगों के आने जाने और उनके बीच में संबंधों को स्थापित करने पर रोक लगा दिया गया। अब आदि आप कहोगे कि ये आप यदि कह रहे हो कि यहाँ पे रोक लगा दिया, तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? तो ये जो जानकारी हुआ करती थी हमारे पास वो 500 BC के टाइम में धर्म ग्रंथों से मिल जाती है। तो इस समय हमारे पास 2 धर्म ग्रंथ पाए गए थे, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। यहाँ पर इस किताबों के अंदर ही बता दिया गया कि ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार के कई सारे आचार संहिता लागू किए गए समाज के ऊपर। लेकिन जब समाज इतना बहुत बड़ा है तो समाज के ऊपर लागू किए गए इसके जो सिद्धांत थे वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह समाज छोटा नहीं था, बल्कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतना बड़ा समाज होने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा लागू किए गए इस प्रकार के आचार संहिता केवल भारत के नॉर्थ ईस्ट से, जैसे कि हमारे पास यूपी, बिहार या फिर कह सकते हैं पूर्वोत्तर के प्रांत, यहाँ तक ही ये लागू हो पाते हैं, साउथ में लागू नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव क्षणिक और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो पाता है। इसी में यदि बात करते हैं आगे विवाह के नियम, मतलब कि महिलाओं के साथ जो विवाह किया जा रहा है उनके नियमों के बारे में भी जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर इनके विवाह के बारे में बताया गया। और इनके विवाह के 8 नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए हैं? 8 नियम बताए गए। इस 8 नियम में से 4 जो नियम होते हैं, पहले के 4 मतलब 1 से जो 4 नियम होंगे काफी उत्तम किस्म के बताए गए, उत्तम। लेकिन इसके बाद अर्थात 5 से लेकर के 8 तक जो होगा वो जो बताए गए हैं वह खराब किस्म के या निंदनीय बताया गया है। उसे क्या बताया गया है? खराब या फिर निंदनीय से बताया गया है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो यदि यहाँ पे विवाह हो रहा है महिलाओं के साथ, तो विवाह कई प्रकार के भी हुआ करते होंगे। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे विवाह के प्रकार के बारे में, तो वह 4 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। 4 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। अंतर विवाह, अंतर विवाह का मतलब होता है एक ही जाति के अंदर, एक ही धर्म के अंदर जब शादी कर दी जाती है तो उसे हम कहते हैं अंतर विवाह। जैसे कि अभी मान लिया जाए तो सामने वाला कोई एक जाति का है, जैसे कि सामने वाला ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अंदर ही दूसरे ब्राह्मण के घर में यदि शादी होता है तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। अभी बात करते हैं दूसरा बहिर्विवाह, मतलब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करना, अर्थात ये कोई और गोत्र में है, दूसरा कोई और गोत्र में है, यदि इसके बीच में शादी होती है तो उसे हम कहते हैं बहिर्विवाह। आज के समय में जो विवाह की पद्धति हमारे समाज में देखने को मिलती है वह सामान्यतः इसी प्रकार की पद्धति देखने को मिल जाती है, क्योंकि समाज में आज इतना ज्यादा खुलापन है, इतना ज्यादा बीच में
कह सकते हैं आप उदारीकरण है, जिसके कारण समाज के अंदर इस प्रकार की पद्धति को बड़े स्केल पर माना जाता है और अपनाया भी जाता है। जो तीसरा है वो है बहुपत्नी प्रथा और चौथा है बहुपति प्रथा। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक पर्सन कई सारी शादियां कर सकता था, जैसे कि इस्लाम धर्म। लेकिन इस प्रकार के अर्थात बहुपत्नी प्रथा की जो जानकारी हमें मिल जाती है वह सातवाहन से मिल जाती है, क्योंकि सातवाहन ने कई सारी शादियां की थी और उसने अपने आप को ही पंडित बताया था। मतलब ये होता है कि सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को अपनाता था और उसको लागू करने की भी बात करता था। बात करते हैं बहुपति प्रथा, तो ये महाभारत में देखने को मिल जाती है। पांचाली के बारे में आप कह सकते हैं। तो पांचाली जो थी वह बहुपत्नी प्रथा को फॉलो करती है, बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में 6th सेंचुरी के टाइम में, मतलब BCE के टाइम में हमारे भारत में इस 4 प्रकार के विवाह के नियम देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था हमारे आज के टॉपिक विवाह के नियम के ऊपर। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।